एडजस्टमेंट कौन सा है, अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट का नाम क्या है देखते हैं फटाफट से। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है ये, 20। ठीक है, हाँ जी, कौन सी, एक मिनट रुको, एडजस्टमेंट नंबर 20, कौन सी लाइट बंद कर दें। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट करने से पहले समझाता हूं कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या है, फिर इसके दो एंट्री कहां कहां जाएगा वो देखेंगे। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूं, क्योंकि अब जो जितने भी क्वेश्चन है अगर एग्जांपल नहीं लूंगा ना तो आपको क्लियर नहीं होगा। ये आपके सामने मैंने बनाया एक ट्रायल बैलेंस। अब ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं बने, 5 एडजस्टमेंट में ही खत्म हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में मैंने लिखा सेल, या फिर मैं लिख रहा हूं सेल्स, सेल्स की जगह पे सैलरी लिख देते हैं, एक दो पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा, 10,000। ठीक है, यहां पॉइंट नंबर 1 लिखा ग्रॉस प्रॉफिट ₹40,000। पॉइंट नंबर 2 ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, आगे आ जाओ, आगे आओ सबसे, हाँ जी आप ही आइए। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व 10%, हाँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%, ये लिखा हुआ है। मैंने पहले से आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है 40,000 रुपए का। और ये अब मैं आपको पी एंड एल बना के दिखाता हूं कि पी एंड एल कैसे बनेगा इसका, क्योंकि ट्रेडिंग बनाएंगे नहीं, क्योंकि जीपी हमें दे रखा है ना, तो सीधा सीधा देखिए, समझ में नहीं आएगा तो आपको पूछना है। ऐसा नहीं कि भाई, मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है करा देते हैं, नोट कर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन्हें आए चाहे ना आए वो ध्यान नहीं देते इस बात का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट किधर जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाय साइड में, बाय जीपी, और जीपी हमारा 10,000, जीपी सॉरी 40,000, 40,000। ठीक है, इसके बाद टू साइड क्या आएगा, सैलरी, दैट इज आपका 10,000। अब आपका नेट प्रॉफिट जो यहां निकलने वाला है वो नेट प्रॉफिट क्या होगा बताओ, नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा, यहां 30,000 निकलेगा, सबको पता चल रहा है। मैंने इसलिए डेटा इतना कम लिया है कि आपको समझ में आ जाए, 30,000। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में 10%। अब जनरल रिजर्व हमेशा याद रखिएगा, जनरल रिजर्व हमें अपने प्रॉफिट में से ही ट्रांसफर करना होता है, किसमें, क्योंकि जनरल रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट का होता है हमारा। तो जो हमारा यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट निकलेगा ना, आपके पास तो बड़े सारे पूरा क्वेश्चन होगा, ट्रेडिंग पी एंडल वेंडल, तो आपका फाइनल एक प्रॉफिट जैसे यहाँ पे 30 निकल रहा है, आपका भी कुछ निकलेगा। तो वो जो प्रॉफिट निकलेगा यहाँ नहीं लिखना आपको, आप कहीं बाहर लिख लोगे इस प्रॉफिट को। जैसे समझो मैं यहां लिख रहा हूं कि भाई मेरा नेट प्रॉफिट जो बन रहा है, नेट प्रॉफिट जो बन रहा है वो बन रहा है मेरा 30,000। सवाल कहता है इस 30,000 रुपए का 10% आपको जनरल रिजर्व में भेजना है, तो मैं इस 30,000 का पहले 10% लिखूंगा, तो कितने बने 3,000। अब मैं यहां पे लिखूंगा टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व कितने रुपए। तो आप एक बात ध्यान रखिए, ये एडजस्टमेंट कब होगा, सबसे एंड में, जब नेट प्रॉफिट फाइनल हो जाएगा। तो ये वाला एडजस्टमेंट आपको पहले कर ही नहीं सकते, कब करोगे, सबसे लास्ट में। तो मैंने 10% प्रॉफिट जनरल रिजर्व का निकाल लिया। इसके बाद अब दोबारा पी एंड एल का टोटल करना होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का दोबारा टोटल करेंगे,
तो दैट इज 40,000 इधर है और इधर भी क्या आएगा 40,000। अब यहां पे अब निकलेगा नेट प्रॉफिट जो जाएगा बैलेंस शीट में, अब निकलेगा नेट प्रॉफिट जो जाएगा बैलेंस शीट में, तो कितना आ जाएगा 27,000। मैं साथ के साथ बैलेंस शीट भी बना देता हूं, उसका भी पता चल जाएगा। तो बैलेंस शीट भी बना लिया ये लो। बैलेंस शीट में आपका कैपिटल नहीं दे रखा तो नेट प्रॉफिट तो लिखोगे ही, तो नेट प्रॉफिट कितने लिखोगे 27 के, और जनरल रिजर्व अलग से लिखोगे, जनरल रिजर्व अलग से लिखोगे 3 के, जनरल रिजर्व अलग से लिखोगे 3 के। जनरल रिजर्व कह लो, सिर्फ सिंपल रिजर्व कह लो, फ्री रिजर्व कह लो, इन तीनों में से कोई भी नाम है, मतलब एक ही है। आपका सीधा सीधा 3000 आ गया। ये क्या है हमारा सर, ये है बैलेंस शीट, ठीक है ना सर। कॉलम मतलब बाहर लिखना है, ये डायरेक्ट बाहर ही आएगा, और ये तो नेट प्रॉफिट अंदर ऐड होके कैपिटल वगैरह में आप करके बाहर लिखते हो, ठीक है ना। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रांसफर जनरल रिजर्व में होगा तो हम इसके क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट ना नाम देके मैं बोल देता हूं इसको एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, मतलब अंदाजे वाला नेट प्रॉफिट एक निकल गया हमारा, जो कितना बना 30,000। उसके ऊपर परसेंटेज निकालेंगे, और जो परसेंटेज से अमाउंट निकला उसको कहां कहां लिख रहे हैं हम, 2 जगह लिख रहे हैं। कहां कहां, एक तो P&L के डेबिट में और दूसरा लायबिलिटी। तो मैं यहां पे 2 जगह इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री जाने वाली है। एक जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कभी भी आपको अमाउंट नहीं देगा, जनरली वो परसेंटेज देगा। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, इज इक्वल टू एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड बोल देते हैं कई लोग, इसको नोशनल बोल देते हैं, लेकिन आपको कहीं एग्जामिनर को ये दिखाना नहीं है कि भाई हमने ऐसे निकाला, उसको तो सिर्फ आंसर से मतलब है। तो मैं इसको प्रॉफिट को नाम दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, जनरल रिजर्व, और उस जनरल रिजर्व को 2 जगह दिखा दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और जब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये वाला जनरल रिजर्व डालोगे तो तब जाके फिर दोबारा से आप क्या निकालोगे, फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और वही नेट प्रॉफिट कहां चला गया, हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी। बात समझ में आई कैसे करना है ये। हाँ होगा कैपिटल में, नेट प्रॉफिट होगा, जनरल रिजर्व नहीं। नेट प्रॉफिट तो जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, हो गया। तो ये क्या था हमारा जनरल रिजर्व का। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे इस बार मान के चलो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, लॉस बाय फायर, और मैं बात कर रहा हूं गुड्स की, ठीक है ना। मतलब सामान में आग लगने की वजह से नुकसान हो गया। जब लॉस बाय फायर होता है ना तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे, जिस बिजनेस के अंदर बहुत सारा गोडाउन में स्टॉक होता है, वो अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है। तो जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो कुछ भी हो जाए अब उस गोडाउन में, चाहे मेरा स्टॉक चोरी हो जाए, चाहे मतलब लॉस बाय फायर हो जाए, या फिर कुछ भी, मान लेते हैं कि अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गया जिससे मेरा सारा स्टॉक नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है तो, अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया, अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया तो ऐसे सिचुएशन में हमें 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला इंश्योरेंस। सिंपल सी बात है, जब इंश्योरेंस नहीं कराया तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों दे पैसे देगी। और जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं ना, तो पैसे मिलते टाइम पे भी पक्का नहीं है कि जितने का सामान जला है उतना ही मिले। ज्यादातर चांसेस होता है कि उससे थोड़े से कम मिलता है, थोड़ा सा क्या मिलता है हमें, कम। सिंपल फोन है, फोन का इंश्योरेंस कराया, फोन खो गया, आपका 50,000 का फोन था, अगर इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि भाई सही जेन्युइनली खोया है तो वो आपको 50 नहीं देगी, बोलेगी 40 ले लो हमसे, 35 ले लो। और अगर एकदम न्यू हुआ है तो शायद आपको 50 मिल जाए, ठीक है ना। हम जनरल इंश्योरेंस कराते हैं, दवाई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो मेडिकल क्लेम के अंदर जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो मान लो बिल बना 1 लाख रुपए का,
तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पूरे 1 लाख नहीं, फिर भी हमसे 400-500 हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं, बोलते हैं ये तो देना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये इंश्योरेंस वाले नहीं देंगे। तो थोड़े पैसे हमारे नुकसान होते हैं इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जब कभी भी लॉस बाय फायर होगा तो यहां 3 सिचुएशन क्रिएट होगी। तीन सिचुएशन कौन कौन सी क्रिएट होगी? या तो मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा होगा, गुड्स इंश्योर्ड, मतलब मैंने सामान का इंश्योरेंस करवा लिया है। गुड्स इंश्योर्ड मतलब मैंने सामान का इंश्योरेंस करवा लिया है। दूसरा हो सकता है कि गुड्स क्या कर रखा है हमने, नॉट इंश्योर्ड, गुड्स नॉट इंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस ही नहीं हुआ भाई, गुड्स का इंश्योरेंस हुआ ही नहीं है। अगर आपका गुड्स इंश्योरेंस है तो यहां पे 2 केसेस बनेगा। इंश्योरेंस का मतलब भाई आपने अपने सामान का इंश्योरेंस करा रखा है, तो यहां पे 2 केसेस बनेंगे। या तो आपको मिलने वाला है फुल क्लेम, फुल क्लेम, जब इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें पैसे देते हैं ना नुकसान होने के बाद, तो उसको हम एक टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं क्लेम मिल जाना। क्या बोलते हैं हम? क्लेम। मेरा कोई नुकसान हो गया तो बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम मिल गया उसको, ठीक है ना। या तो मिलेगा हमें पूरा क्लेम, नहीं मिलेगा पार्टली, पार्टली क्लेम। पार्टली क्लेम का मतलब कुछ भी हो सकता है, 80%, 90%, 10%, 20% पैसे मिलेंगे। अगर हमारा फुल क्लेम हुआ तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरा गुड्स जो था वो था ₹1000 का, और जो लॉस हुआ वो भी हुआ कितने का, 1000 का। तो मेरा गुड्स था 1 का, और क्लेम कितना मिला हमें यहां, क्लेम मैंने बोला फुल, तो क्लेम भी मिला हमें कितने का, 1000 का। अगर ये सिचुएशन आपको पता चले कि ऐसा कुछ है, तब ऐसे सिचुएशन में आपका लॉस जो है वो लॉस कुछ भी नहीं हुआ। लॉस क्या हुआ आपका, 0 का लॉस हुआ ही नहीं आपका, क्योंकि 1000 का नुकसान हुआ वो तो इंश्योरेंस वाले ने दे दिया। अब ऐसे सिचुएशन में आप एंट्री को किस तरीके से ट्रीट करोगे, मैं इसे हटा देता हूं। एंट्री कैसे ट्रीट करोगे, ये 2 जगह एंट्री जाएगी ऐसे सिचुएशन में। अब 2 जगह कहां कहां जाएगी? पहला, ऐसे सिचुएशन में 2 जगह जाएगी। पहला, लेस फ्रॉम परचेज। लेस फ्रॉम क्या होगा, परचेज। सर परचेज से क्यों माइनस हो रहा है? आप समझो, जब भी हमारा नुकसान होगा, लॉस होगा, तो हमारा परचेज कम हो जाएगा। मैंने 2000 का सामान लाया था, उसमें से यार 1000 का तो जल ही गया, तो अब मेरे पास गुड्स जो परचेज था वो 2000 का नहीं बचा, अब कितने का बचा, तो परचेज कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लेस फ्रॉम परचेज। दूसरा, जब हमारा क्लेम होता है ना, तो ऐसा नहीं इंश्योरेंस कंपनी बैग में पैसे लेके आती है, बताओ कहाँ आग लगा, देखा और ये लोग गिन के दे दिया। वो पहले आएगी, देखेगी, फिर रिपोर्ट बनाएगी, फिर वो अपने सीनियर को मेल करने के बाद फिर बोलेगा अप्रूवल बेसिस पे आपको पता चलेगा। तो इस प्रोसेस में 5 से 6 महीने का भी वक्त लग जाता है कई बार। और जब आपको ये पता चलता है तो बाद में पैसे आते हैं आपके पास। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम आपको सारा देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं पता, तो दैट्स वाई दूसरी एंट्री चली जाएगी आपके कहां पे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में, एसेट साइड। और किस नाम से जाएगा, एज इंश्योरेंस क्लेम के नाम से लिखोगे आप वहां पे, आप एज अ इंश्योरेंस क्लेम के नाम से लिखोगे। समझ में आई बात आपको, कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो एक तो परचेज से अगर लॉस होता है, लॉस बाय फायर हो या लॉस बाय थेफ्ट हो, बात एक ही है, तो एक तो परचेज में से माइनस करना पड़ेगा, और दूसरा कहां से करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के, अगर पूरा क्लेम मिला है तो। नुकसान यहां पे क्या है हमारा, कुछ नहीं है। लेकिन पार्टली क्लेम मिले, मान लेते हैं एग्जांपल
हमारा गुड्स था मान लो 10,000 का या 1,000 का ही, और जो क्लेम मिलेगा हमें, सपोज करो क्लेम मिलेगा 800, तो यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है लॉस कितने का है, 200। मैं इसको भी ऐसे ही कर देता हूं, लॉस को लिखूंगा ना तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर यहां भी तो लॉस तो हो ही गया है, इसलिए मैं इसको क्लेम 1000 और लॉस 0 ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हमारी ये एंट्री 3 जगह चली जाती है, क्योंकि यहां 3 चीजें, एक लॉस भी इंक्लूड हो गया तो 3 जगह जाएगी। सर कहां कहां 3 जगह जाएगा? एक तो लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम परचेज। कितने रुपए लेस होगा परचेज से? पूरे 1000। मैं अमाउंट भी लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कितने रुपए लेस होंगे? 1000। दूसरा एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। जो नुकसान हुआ, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 2000, 200 रुपए का। तीसरा चले जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के कहां चला जाएगा? एसेट्स में। कितना चला जाएगा? 800 रुपए। जितना हमें मिलने वाला है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में चला गया। समझे? अगर आपने इंश्योरेंस कराया ही नहीं है, तो अगर आपका गुड्स था 1000 का, तो क्लेम कितना मिलेगा? क्लेम 0 मिलेगा, तो पूरा का पूरा टोटल हो गया हमारा 1000। तो अब यहां पे 2 जगह एंट्री जाएंगी, क्योंकि क्लेम का कोई पंगा नहीं है तो बैलेंस शीट को तो सोचना भी मत। तो 2 जगह कहां जाएगा? एक पूरा लॉस और एक परचेज से लेस फ्रॉम परचेज, और एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कितना जाएगा? ये भी 1000 और ये भी 1000 ही जाएगा। तो ये सिचुएशन हो सकता है आपका टोटल, जब कभी भी आपका लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, तो ये 3 सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा नहीं होता, यही 3 सिचुएशन है। लेकिन यहां पे एग्जामिनर एक चालाकी दिखाता है, और चालाकी जो दिखाता है उसमें काफी बच्चे फंस जाते हैं उस चालाकी में। एग्जामिनर का काम ही है क्वेश्चन इतना आसान बनाओ ना तो बच्चा सोचे यार इतना आसान पेपर क्यों है, वो खुद सोच सोच के पेपर को मुश्किल बना देता है। चलिए मान लेते हैं हमारा जो अकाउंटिंग एंड हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग एंड होता है, मान लेते हैं 31/3/2024 अकाउंटिंग एंड कर दिया हमने 31/3/2024। ये ट्रायल बैलेंस है हमारा, ये ट्रायल बैलेंस है। अगर अभी तक आपको जितना कराए वो एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो इसका आंसर आप बता दो। ठीक है, मैंने यहां लिखा परचेज, और ये डेबिट है 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 परचेज लिखा। इसके नीचे मैंने एडजस्टमेंट लिखा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1/4/2024 रुपीज 1,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ₹300। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट दे दिया। अब मैं आपके सामने एक 2 जगह एंट्री बताया था, आपके सामने एक मैंने P&L बना दिया, ट्रेडिंग P&L,
और एक बना दिया मैंने, लेट सपोज बैलेंस शीट। ये पी एंड एल है और ये क्या है, पी एंड एल ट्रेडिंग कह लो। मैंने यहां परचेज लिखा और परचेज कितना लिख रखा है, 1 लाख। अब जो मैंने ये एडजस्टमेंट लिखा है कि लॉस बाय फायर हमारा कर हुआ है, जिसमें गुड्स का कीमत 1000 था और इंश्योरेंस क्लेम 700 मिलेगा। अब बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बताइए, आप बताओ क्या करेंगे। आपने कहा सर 1 लाख में से 1000 माइनस करेंगे और क्या करेंगे बताओ। एक बैलेंस शीट के कितना जाएगा, 300। यानी ऐसे लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम, और क्या होगा, कहां जाएंगे आप बताओ, आप बताओ कितने, पी एंड एल के डेबिट, मान लेते हैं ट्रेडिंग है और 2 पी एंड एल के डेबिट में किस नाम से जाएगा, लॉस बाय फायर। ठीक है, मैंने आपसे अभी कहा था कि एग्जामिनर आपको दाना डालेगा। अब यहां पे डेट देखिए, 1/4, हमारा ये फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में ही खत्म हो गया और आग इसके बाद लगा है, तो अब इस एडजस्टमेंट का कोई रेलेवेंसी नहीं है, इस एडजस्टमेंट को करना ही नहीं है। अब समझे, एग्जामिनर यही चला के दिखाएगा, इस एडजस्टमेंट को अब हम बिल्कुल भी, अब ये एडजस्टमेंट दे रखा है तो कुछ तो करेंगे, नहीं करना भाई, जबरदस्ती नहीं करना कुछ भी। ये अगले साल जाएगा जो हमारे स्कोप से बाहर है, हमारे से रिलेटेड ही नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको। तो एग्जामिनर ये चालाकी जरूर दिखाता है आपको, क्योंकि आप इतने अच्छे से नोट्स बनाए हैं और समझ में भी आ गया और एग्जाम में अप्लाई करने का भी मन करेगा। लेकिन एग्जामिनर एडजस्टमेंट तो देगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट का यूज आपको क्वेश्चन में नहीं करना होगा, जो कि आपने यहां पे किया है। तो इसका अगर मैं बोलता तो ये एडजस्टमेंट इररेलेवेंट है, कुछ होगा ही नहीं। अगर यही डेट मैं कहता 1/4/2023 या 10/4/2023 या कुछ भी और डेट होता, यानी इस साल के अंदर अंदर होता, 1/4/2023 के बिटवीन बिटवीन का कोई भी डेट होता, तब जो आपने बताया तो 100% ठीक बताया। समझ में आई बात आपको। तो एग्जाम के अंदर बहुत अलर्ट रहना है इस वाले एडजस्टमेंट को लेके कि डेट क्या है, बैलेंस शीट एंड डेट के बाद का है या फिर उससे बिटवीन है। समझ में आई बात आपको। देखो, आग इस साल लग गया, क्लेम पता चल जाएगा कि आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मिलेगा कब हमें नहीं पता, मिलेगा 5 साल बाद, 2 साल बाद, तब भी हम बैलेंस शीट में क्लेम लिखेंगे कि मिलने वाला है। अगर हमें पैसे मिल जाए, अगर हमें पैसे मिल जाए तब इस नाम से नहीं आएगा, तो कैश या बैंक में जुड़ जाएगा वो। तो ये क्लेम मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे अभी पता नहीं है कि कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा, उससे अगले साल मिलेगा, कुछ नहीं पता। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला मोटा मोटा एक आइडिया दे देते हैं कि भाई तेरे को इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, 70% मिल जाएगा, 30% मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम अपना अंदाजा से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं उस टाइम पे जब मिलने वाला था तो 300 के बजाय 150 मिला, तो उस टाइम पे एक और एडजस्टेड रेक्टिफाई एंट्री करके फिर हम अपने बैलेंस शीट को सुधार लेते हैं जिस साल हमें मिलेगा। समझ में आई बात आपको। और कोई डाउट है इसमें, बताइए किसी का। जैसे इंश्योरेंस क्लेम तो हुआ नहीं, यहाँ पे अप्रूव्ड के नाम से नहीं होगा। नहीं, एक्रूड नहीं, एक्रूड वर्ड सिर्फ और सिर्फ ब्याज के लिए बनाया गया है अकाउंट्स में। जब कभी भी ब्याज बाकी लेना, वो भी लेना बाकी है, तभी सिर्फ एक्रूड शब्द का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्या क्लियर हुआ यहां तक आपको। तो हमने 2 एडजस्टमेंट देखा, जनरल रिजर्व वाला, और एक अभी हमने कौन सा देखा, लॉस बाय फायर वाला। आपकी किताब में एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कौन सा मैं देख रहा था, क्वेश्चन नंबर 39। न्यू बुक में 39।
आपको क्वेश्चन नंबर कैश फ्लो का आप क्वेश्चन 42 करोगे। रमन क्या क्या नाम है आपका, आपका क्वेश्चन नंबर वो करोगे 42। आपने फॉर्मेट बना लिया, दिखाओ बना लिया ना। अब 42 करना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से बिल्कुल एक एक पॉइंट को देख के स्टार्टिंग से लिखना है 42 कहां कहां जाएगा। मिला आपको 39। पहला एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 27, 300 रिलाइजेबल वैल्यू 30,000। तो आप कौन से वैल्यू से एंट्री करते हो ऐसे सिचुएशन में, जो दोनों में से कम होता है। फायर अकर 23 मार्च, तो पहले डेट चेक करेंगे। 31 मार्च 25 का है, फायर अकर 23 मार्च 25, तो यानी इसी साल में आग लग जाएगी। अब इसके तो करने वाले कॉस्टिंग 1000 रुपए का डिस्ट्रॉयड इंश्योरेंस कंपनी 10,000 का इंश्योरेंस कंपनी 6000। मनी जो मिलेगा हमें अप्रैल में मिलेगा, तो मनी कब मिलता है मैटर नहीं करता हमारा। तो भाई अब हमारा 4000 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब समझ में आए कैसे कैसे करना है। इसके बाद बेड डेट्स 4000 रुपए, रिटर्न ऑफ प्रोविजन 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, वो ऑलरेडी हमने सीक्वेंस देखा हुआ है। रिसीव अ गुड्स कॉस्टिंग 6000 रुपए, परचेज वर नॉट रिकॉर्डेड, एक ये एडजस्टमेंट अभी बता दूंगा जिसको बोलते हैं ओमिटेड परचेज। इसके बाद कहता है आपका गुरमान टुक ओवर द 2000 रुपीज फॉर हिज पर्सनल पर्पस, के लिए इसने स्टॉक को ले लिया है, ये भी अभी बता देंगे। डेप्रीशिएशन चार्ज करना है और आगे फाइनल करना है आपको, सिंपल सी चीज है, आपको पूरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी मुझे 2 एडजस्टमेंट बताना है। ये एडजस्टमेंट नंबर 20 था, कौन सा था, 21 सही है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 22, ओमिटेड परचेज ऑफ गुड्स। आप सामान को, गुड्स को खरीदना भूल गए, तो जब सॉरी खरीद तो लिया, लिखना भूल गए, तो ऐसे सिचुएशन में ऐड हो जाएगा इन परचेज, ऐड इन। आपने 2000 रुपए का सामान खरीदा और आपके पास गोडाउन में भी पड़ा हुआ है, बट उसकी एंट्री करना भूल गए, तो परचेज में ऐड करो। दूसरा, आप भूलते कौन सी एंट्री को, नगद वाले को, उधार वाले को, उधार वाले को भूलते हैं। तो उधार खरीदा होगा, तो दूसरी एंट्री कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, एज किस नाम से, क्रेडिटर। पहले से क्रेडिटर है तो ऐड कर दीजिएगा, और अगर पहले से क्रेडिटर नहीं है तो नए क्रेडिटर के नाम से लिख दीजिएगा। हाँ करवा दिया मैंने शायद मशीनरी करवाया था जहां तक याद है। ये गुड्स है, अलग अलग हो गया ना, वहां पे डेप्रिसिएशन का भी आया था, और यहाँ पे ये लिख लो, चलो कोई बात नहीं, अलग से बता दिया है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं हम। गुड्स यूज, गुड्स यूज। हालांकि देखो जब हम पहले से करते हैं ना, सबकी जर्नल एंट्री आपने कर रखी है, गुड्स यूज का करा हुआ है, लॉस बाय फायर भी एग्जाम से पहले कराया था कि कैसे करते हैं, वही जर्नल एंट्री करना होगा एग्जाम में, जो मैंने बोला कि चलो एक बार लास्ट में बता देंगे। अब गुड्स यूज कहां कहां हो सकता है, अब गुड्स यूज कहां कहां हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि गुड्स यूज होगा हमारा, कहां हो सकता है, कहां हो सकता है, पर्सनल, पर्सनल यूज पे हो सकता है। और कहां हो सकता है, फ्री सैंपल। और कहां हो सकता है, चैरिटी। और कहां हो सकता है, एसेट्स मेकिंग। और लॉस बाय फायर थेफ्ट तो करा ही दिया, तो उसको अब मैं दोबारा नहीं करा रहा यहां पे। अब चलो, बहुत बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ते ना, वो यहां गलती करते हैं। मैंने कहा गुड्स कॉस्टिंग
₹4,000 एंड मार्केट प्राइस 3,000 यूज फॉर पर्सनल। यूज फॉर पर्सनल, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब जब कभी भी ऐसा होगा, इसकी दो जगह ट्रीटमेंट जानी है। एक तो माइनस हो जाएगा लेस फ्रॉम परचेज, एज किस नाम से करोगे, ड्राइंग। किस नाम से करोगे, परचेज में माइनस करोगे, कोई शब्द तो चाहिए ना, तो वहां वर्ड यूज करोगे ड्राइंग। और दूसरा हो जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल, किस नाम से, वहां पे भी एज। अब मुद्दे की बात आती है, सर अमाउंट क्या ले, तो फिर वो भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है ना, वो भी माइनस, ये भी माइनस। अब अमाउंट क्या लेंगे, 4,000 या 3,000। यहां पे अमाउंट होगा हमारा 4,000। यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कौन से वाला, विच एवर इज लोअर वाला, यहां नहीं लगने वाला। समझ में आई बात आपको, यहां पे हमेशा लिया जाएगा कॉस्ट प्राइस। फ्री सैंपल है तो कहां कहां जाएगा भाई, एक लेस फ्रॉम, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। चैरिटी में दोगे तो क्या होगा, एकदम सेम, लेकिन यहां पे लिखोगे एज फ्री सैंपल या फिर एडवर्टीजमेंट। और यहां पे लिखोगे एज चैरिटी, ठीक है। जब एसेट्स मेकिंग करोगे तो दो जगह जाएगा। एसेट्स मेकिंग क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे पास पहले से रॉ मटेरियल है, उससे हमने अपने बिजनेस का एसेट्स बना लिया। मान लो मैं खुद कारपेंटर हूं, लकड़ी का काम करता हूं, तो मैंने अपने ऑफिस के लिए एक टेबल बना लिया, तो वो मैंने अपने लकड़ी का ही इस्तेमाल कर लिया। जिस लकड़ी को मैं बेचता था उसी को मैंने ऑफिस टेबल में इस्तेमाल कर लिया, और ऑफिस का टेबल क्या माना जाता है, एसेट्स माना जाता है। तो यहां पे लेस फ्रॉम परचेज, और दूसरा ऐड इन एसेट। और जैसे ही एसेट्स में ऐड होता है ना, तो यहां पंगा आ जाता है एक, और वो प्रॉब्लम क्या है सर, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू डेट। तो डेप्रीशिएशन जो होगा अकॉर्डिंग टू डेट, डेट के हिसाब से निकाला जाएगा। समझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक एकदम समझ में आ गया, यहां तक कैसे करना है क्या करना है। तो आज हमने कौन सा एडजस्टमेंट हो गया, ये 22 23। चल अब ये आपको नोटिंग करना है। अब आपका जो ये क्वेश्चन है ना 39, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 भी हो जाएगा, दे दिया था 40 दे दिया था ना, 41 भी हो जाएगा। अब इसके बाद जीएसटी है, 41 के बाद जीएसटी वाला क्वेश्चन है 42 43, और इसके साथ साथ एक मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन अभी मैंने छुड़वाया हुआ है, जो कि अगली क्लास में मैनेजर कमीशन और मैं जीएसटी करूंगा। ये दो काम करने के बाद चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और एक दो एडजस्टमेंट मैं अलग से एक्स्ट्रा करा दूंगा, एडवर्टीजमेंट, रिटर्न ऑफ वगैरह छोटे छोटे से हैं, वो एक क्लास में हो जाएगा। तो अब फटाफट से आपको क्या करना है, सिर्फ नोटिंग करना है एडजस्टमेंट को, जहां पे मैंने बता रखा था ये रहा, यहां से नोटिंग स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी, नहीं बचा तो अब आगे कर लो, उस पर लिख दो, आगे पेज पे ले गए हो, अब कुछ कर तो नहीं सकते। चलिए ठीक है, नोट करिए अब आप।